हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड को डिस्कस कर रहे थे। हम महाराणा प्रताप के बारे में देख चुके थे कि महाराणा प्रताप के और अकबर की तरफ से कौन आया था? मानसिंह। युद्ध हो रहा था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। अब हम देखेंगे कि वो युद्ध कैसे हुआ, फिर कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को एस्टेब्लिश किया और फिर उनकी डेथ हो जाती है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था 1576 में। 18 जून 1576 की ये बात है। अब महाराणा प्रताप क्या करता है, युद्ध के समय में वो देखता है कि मानसिंह को देखता है, मानसिंह का एक झलक देखता है। तो जो मुगल आर्मी का, अकबर की तरफ से जो मुगल आर्मी का जो हेड बन के आया था, कमांडर बन के आया था, उसका नाम था मानसिंह। आमेर का जो कछवाहा वंश था ना, उसका राजा था ये मानसिंह। अब वो अपने घोड़े, कौन? महाराणा प्रताप जो है वो अपने घोड़े चेतक को आदेश देते हैं। उनका जो घोड़ा था चेतक, वो बहुत समझदार था, वो उनकी कमांड को समझ जाता है और जिस एरिया में, जिस जगह में महाराणा प्रताप उसको ले जाना चाह रहे हैं चेतक को, वहां पर वो चला जाता है। और वो जगह थी जहां पर मानसिंह युद्ध लड़ रहा था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक। अब देखो, मानसिंह जो था वो एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। उस हाथी का नाम था मर्दाना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि उनके घोड़े का क्या नाम था तो गलत हो जाएगा। वो युद्ध में हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध लड़ने आए थे, उसका नाम था मर्दाना। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों की तरफ से ही कौन थे? हाथी थे। और उनके नाम हमें याद होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चेतक क्या करता है, हाथी का जो सिर है उसके ऊपर अपने पांव रख देता है। महाराणा प्रताप अपना जो तीर है वो किसके ऊपर, जो खंजर है वो किसकी तरफ चलाते हैं? मानसिंह की तरफ चलाते हैं। ठीक है। लेकिन जो मानसिंह है वो तो, देखो, हाथी जो होता है, हाथी के ऊपर सबको पता होता है कि एक होदा होता है जिसमें राजा बैठ करके युद्ध लड़ा करते थे। तो मानसिंह उसके अंदर छुप जाता है। लेकिन मानसिंह के पास में जो उसका बॉडीगार्ड है ना, उसकी डेथ हो जाती है। वो जाकर के उसमें लग जाता है और जो उसका होदा था, जिसके उस हाथी के ऊपर जो लगा हुआ था, जिसमें मानसिंह बैठा हुआ था, उसका एक पिलर भी टूट जाता है। लेकिन उसी समय क्या होता है, हाथी के जो, मान लो ये हाथी है और इसकी ये क्या है, ये उसकी सूंड है, इसमें वो खंजर लगा के रखते थे, जहरीले खंजर। अब जो घोड़ा है उसने यहाँ पांव रखे अपने, तो इन खंजर की वजह से उसके जो पांव है चेतक का, वो एक पांव कट जाता है। पॉइजनस डैगर की वजह से चेतक का एक पांव कट जाता है। किसके ऊपर लगे हुए थे पॉइजनस डैगर? जो हाथी का जो सूंड था, ट्रंक यानी सूंड, हाथी के सूंड के ऊपर लगे हुए थे। अब क्या होता है, जैसे ही ये पता चलता है कि चेतक की टांग कट गई, अब मुगल आर्मी चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लेती है। तो महाराणा प्रताप का एक असिस्टेंट था बारी सदरी का, झालामान। वो आता है कहां पर? राणा प्रताप के पास में, और बोलता है कि आप हमें, मुझे अपने सारे जो रॉयल सिंबल आपने पहन रखे हैं ना, पे क्या पता चल रहा था उस युद्ध में कि ये राजा है और ये सब कुछ है, क्योंकि वहां तो इतनी भीड़ होती है ना। लेकिन जो राजा होता था वो सबसे अलग रॉयल सिंबल पहन के युद्ध करता था। तो झालामान ने बोला कि आप अपने सारे जो रॉयल सिंबल है वो मुझे दे दो और आप इस युद्ध से बाहर निकल जाओ, यही हमारे मेवाड़ की भलाई है। राणा प्रताप मेवाड़ को बचाने के लिए और जो उनका घायल जो चेतक है उसको लेकर के निकल जाता है, अपने सारे सिंबल, रॉयल सिंबल दे देता है किसको? झालामान को। अब जैसे ही झालामान रॉयल सिंबल पहनता है तो सारे के सारे जो तलवारें हैं, तीरें हैं, वो झालामान के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। झालामान इन सब चीजों को बहुत ही बहादुरी से सहन करता है और लास्ट में शहीद हो जाता है। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन ऐसा था जिसने महाराणा प्रताप के सारे रॉयल सिंबल्स को एक्सेप्ट किया और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी? तो उसका नाम था झालामान। महाराणा प्रताप का जो फेथफुल घोड़ा था चेतक, देखो पहले हम देख चुके हैं उसकी टांग कट चुकी थी, उसकी डेथ हो जाती है बलीचा के पास में। जब वो एक छोटा सा, बलीचा जगह का नाम है, डिच, डिच क्या होता है? नाला। छोटे से नाले को जब वो क्रॉस कर रहे थे उस समय चेतक की डेथ हो जाती है। बलीचा गांव के पास में ही चेतक का क्या बनाया गया है? उसकी याद में उसका समाधि स्थल बनाया गया है। महाराणा प्रताप जो अपने जीवन में कभी नहीं रोए, लेकिन जब चेतक की डेथ हुई तो वो बुरी तरह से रोए थे।
एट दैट टाइम। देखो ये चीजें हमें कैसे पता है, 1576 में हुई थी, कोई उस समय वहां मौजूद भी नहीं था, लेकिन कुछ कविताएं लिखी गई होंगी, कुछ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होते हैं, इंपोर्टेंट टर्म है। देखो प्रशस्ति होते हैं, राजा लोग क्या करते थे उस समय में, अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में किसी पत्थर पे, किसी शिला पर लिखवा देते थे, तो उसको बोलते थे प्रशस्ति। अभिलेख किसको बोलते हैं, एपिग्राफी किसको बोलते हैं। अगर कोई पत्थर के ऊपर पूरे वंश के बारे में लिखवाया जाए ना, तो वो तो होता है अभिलेख। और स्पेशल किसी पत्थर के ऊपर ही, पत्थर के ऊपर हो सकता है, तांबे का कोई बर्तन हो, कोई शिला हो, किसी के ऊपर भी लिखवा सकते हैं। मतलब लिखवाना, लिखवाना इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे वंश के बारे में, जैसे पूरे मेवाड़ वंश के बारे में लिखवाया, तो उसको तो बोलेंगे हम अभिलेख। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल किसी राजा ने लिखवाया, जैसे मेवाड़ का एक राजा हुआ था राज सिंह, उसने लिखवाई राज प्रशस्ति, तो किसमें लिखवाया, प्रशस्ति जब नाम आ जाता है समझ लो राजा ने खुद की उपलब्धियों का वर्णन करवाया है, तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो इन चीजों से हमें पता चलता है, इसमें व्याख्या की गई है कि महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा रोए थे जब उसकी चेतक की डेथ हुई थी। उसी समय में जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने कुछ वर्ड सुने कि ओ नीला घोड़ारा स्वार। जब प्रताप ने अपना सिर उठाया तो देखा कि उनका एक भाई शक्ति सिंह, जब उसको शक्ति सिंह को राजपाट नहीं मिलता है तो अकबर की शरण में चला जाता है। अब शक्ति सिंह वापस आ गया है अपने काम के लिए, वो सॉरी बोलता है और किसके पाँव में गिर जाता है, अपने बड़े भाई के पाँव में गिर जाता है और प्रताप को बोलता है कि मुझे फॉरगिव, मतलब मुझे क्षमा कर दो। महाराणा प्रताप गले से लगा लेते हैं शक्ति सिंह को और फॉरगिव कर देते हैं। ये सब चीजें देखो यहाँ बताया गया है, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, एक महान बहुत बड़ी कविता हुई थी वंशावली, उससे पता चलती है। और कविता हुई नहीं थी, मतलब किसी ने लिखी थी, इनडायरेक्टली समझ जाया करो, मतलब किसी ने लिखी थी वो पोइम वंशावली, उससे पता चलती है। फिर राज प्रशस्ति अभी हमने डिस्कस किया, ये राज प्रशस्ति, राज सिंह राजा हुआ था मेवाड़ का, जिसका शासन काल था 1452 से 1480, और उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। उसी झील के किनारे पर बड़ी बड़ी 25 शिलाओं पर ये क्या लिखवाया था, खुद के बारे में और पूरे मेवाड़ का वंश उन्होंने लिखवाया था, उसको बोलते हैं राज प्रशस्ति। और ये लिखी किसने थी, राजा खुद थोड़ा लिखता था, जो प्रशस्ति होती थी खुद थोड़ा बैठता था कि उनको लिखने बैठेगा। और लिखने का मतलब ये नहीं था कि पेन से लिखा जाता था, पेन से नहीं लिखा जाता था। आप कहीं घूमने जाते हो तो पत्थर के ऊपर मतलब इस तरीके से उकेरा जाता है, पत्थर को वहां से तोड़ा जाता है। जैसे आपको ए लिखना है तो ए की यहाँ पर यहाँ खोदा जाएगा और खोद करके ए बनाया जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये राज प्रशस्ति को लिखने वाला जो विद्वान था उसका नाम था रणछोड़ भट्ट। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। राज प्रशस्ति किसने लिखी, रणछोड़ भट्ट ने। किसने लिखवाई, राजा कौन था, राज सिंह, मेवाड़ का राजा था। और कौन सी भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई, ध्यान होना चाहिए। अब कुछ हिस्टोरियंस हैं, देखो ये युद्ध हो गया खत्म, ना जीत हुई मेवाड़ की, ना जीत हुई मुगलों की, लेकिन मुगल अपनी तरफ से बोलते हैं, मेवाड़ वाले लोग अपनी तरफ से बोलते हैं। अब कुछ इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इस युद्ध के कुछ कारण बताए हैं, कुछ रिव्यू किया था, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस युद्ध का। देखो महाराणा प्रताप को अकबर क्या चाहता था, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ा जाए और उसको यहाँ रॉयल कोर्ट में मुगल दरबार में लाया जाए, एक प्रिजनर की भांति, मतलब एक जेल की जैसे उसको पकड़ के लाया गया है, कैदी की भांति उसको लाया जाए। फिर उसको या तो हम उसके सामने उसको मारेंगे और उसका जो पूरा राज है उसको किसमें मिला लेंगे, मुगल एम्पायर। ये ऑब्जेक्टिव था अकबर का, लेकिन अकबर इसमें असफल रहता है और कई बार असफल रहता है, मतलब बहुत बार आक्रमण करवाता है लेकिन हर बार वो असफल रहता है। अब देखो जो मुगल आर्मी थी, मतलब अकबर की जो सेना थी, उसकी तो विक्ट्री प्रूव ही नहीं हुई कि वो जीता। इससे जो अकबर है वो बहुत ज्यादा परेशान था। बार बार उसने क्या किया, उसने जो 2 कमांडर भेजे थे, मतलब उसकी जो 1576 में युद्ध लड़ने आई उसकी सेना, उसके जो कमांडर थे मान सिंह आमेर का राजा और आसफ खां, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, उनको जो भी पावर पद दे रखे थे, उनकी जो ड्योरी थी, मतलब जो ग्रांट्स दी जाती थी उनको डिसकंटिन्यू कर दी, उनको छीन लिया अकबर ने।
और जो मुगल आर्मी है वो मेवाड़ में बहुत ज्यादा परेशान हो गई, दोबारा वो राजपूत आर्मी का पीछा नहीं कर पाई। राजपूत आर्मी किसकी थी? महाराणा प्रताप की आर्मी। इन सब चीजों से ये पता चलता है कि जो महाराणा प्रताप के पक्ष में ही गए रिजल्ट, क्योंकि मुगल आर्मी तो जीत ही नहीं पाई, तो सारी चीजें किसके पक्ष में थी? फेवर में किसके में थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में थी। फरवरी 1577 की बात है। 1576 में युद्ध हुआ, 1577 में क्या होता है, अकबर खुद आता है मेवाड़ कैंपेन पर, और 1577 अक्टूबर 1577 से नवंबर 1579 के बीच में शाहबाज खां को मेवाड़ का सैन्य अभियान के ऊपर, एक्सपीडिशन मतलब सैन्य अभियान के ऊपर भेज दिया है। 3 अटेम्प्ट करता है ये शाहबाज खां अकबर के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, लेकिन तीनों ही बार अनसक्सेसफुल रह जाता है। अब महाराणा प्रताप जो है वो अपनी कैपिटल कहाँ पर? कोलियारी में, कोलियारी में जो कमलनाथ हिल्स के पास है अवरगढ़, वहां पर क्या करता है, अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर लेता है। इससे क्या लगता है कि जीत तो किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की हुई थी। देखो वो उनका ऑब्जेक्टिव था, उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ये रेगुलर जीतता है, अपनी नई राजधानी एस्टेब्लिश कर लेता है, इससे लगता है महाराणा प्रताप की जीत हुई थी उसमें। तो अब 1580 में अकबर फिर से अब्दुल रहीम खान खाना को युद्ध करने भेजता है प्रताप के खिलाफ, क्योंकि देखो अकबर को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, सारा भारत उसके अंडर आ रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप और एक राजा हुआ था मारवाड़ का राजा राव चंद्र सेन, ये 2 राजा थे राजपूताना के जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब इसके बाद हम राव चंद्र सेन को ही पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बाद में। उन दोनों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप की। अब क्या होता है, अकबर भेजता है 1580 में खान खाना को, वो अपनी रॉयल फैमिली के साथ में आता है, मतलब अपने परिवार को भी साथ ले आता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना को पता था कि हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, तो परिवार सब साथ लेकर चलो। अब शेरपुर में वो अपने परिवार को छेड़ देता है, मतलब वहां परिवार को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, खुद युद्ध लड़ने आगे आ गया। अब महाराणा प्रताप के बेटा था अमर सिंह, इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान होना चाहिए। अमर सिंह को पता चलता है, तो अमर सिंह शेरपुर पर, जहां पर खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने परिवार को छोड़ा था, वहां पर आक्रमण करता है। कौन? अमर सिंह, और उसके पूरे परिवार को कैदी बना लेता है। जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चलती है ना, तो वो इस बात पे गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि सारे के सारे परिवार को बाइज्जत छोड़ करके आओ। ठीक है, अब दोबारा उनके परिवार को छोड़ दिया जाता है, पूरे सम्मान के साथ में उनको वापस भेजा जाता है। देखो मेवाड़ और मारवाड़ मेवाड़ और मेरवाड़ा, इनके बीच में रीजन था, बॉर्डरिंग रीजन, जो कहां पर था? कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। ये जो मेजर स्टेशन था वो मुगल्स का था, मुगल्स का ये मेजर स्टेशन था। यहाँ पर प्रताप ने क्या किया, इस स्टेशन के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो मुगलों के अधीन था उसके ऊपर अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का बेटा, उसके साथ में मिलकर यहाँ पर आक्रमण करता है। प्रताप इस पूरे एरिया पर, पूरी जो घाटी है उसके ऊपर क्या कर लेता है, अपना आक्रमण, अपना अधिकार कर लेता है, और उसको बोलते हैं दिवेर। देखो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। ये दोनों युद्ध हमें ध्यान होने चाहिए। 5 दिसंबर 1584 को मुगल एम्परर अकबर मान नहीं रहा है, अकबर फिर से भेजता है, आमेर का राजा था भारमल, उसका छोटा बेटा जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है प्रताप के खिलाफ युद्ध करने के लिए। किसको भेजता है? प्रताप के खिलाफ युद्ध करने के लिए भारमल का बेटा जगन्नाथ कछवाहा। अब जगन्नाथ कछवाहा असफल रह जाता है, कोई नहीं जीत पाता महाराणा प्रताप को, और बाद में जो जगन्नाथ कछवाहा आया था युद्ध लड़ने, उसकी मांडलगढ़ में ही मृत्यु हो जाती है। देखो महाराणा प्रताप जो है, अब महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया आमेर के राजा ने, तो महाराणा प्रताप भी रिवर्स आक्रमण करता है आमेर रीजन के ऊपर, और क्या करता है? रिवेंज लेता है, बदला लेता है इस चीज का, उस जगह को लूटता है, और नीलकंठ झालरा पौंड के पास में नीलकंठ महादेव नाम का एक मंदिर का निर्माण करवाता है। ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। इस जीत के बाद में जब आमेर पे आके आक्रमण किया और वहां पर जीत हासिल की, इस जीत के बाद में महाराणा प्रताप क्या करता है, लूना चावंडीज, मेवाड़ का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग था ना, उसमें चावंड एक जगह थी, वहां के जो लोग हैं लूना चावंडी, उनको हरा देता है महाराणा प्रताप, और फिर जिसको
ये जो चामुंडी जो जगह है ना, उसको छप्पन के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट नाम है छप्पन के नाम से, किसको जाना जाता था? चामुंडीज को नाम के। 1585 एडी में चामुंड को वो अपनी क्या बना लेता है? इमरजेंसी कैपिटल बना लेता है। कौन बना लेता है? महाराणा प्रताप। तो इमरजेंसी कैपिटल कौन थी मेवाड़ की? चामुंड थी। किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में। अब 1585 एडी से क्या होता है? चामुंड कैपिटल बन जाती है मेवाड़ की अगले 28 साल तक। अब महाराणा प्रताप क्या करता है? वहां पर चामुंडा देवी का मंदिर बनवाता है। इसी जगह पर चामुंडा देवी का मंदिर बनवा देता है महाराणा प्रताप। यहाँ पे देखो ये जो है पिक्चर दे रखी है कि किस तरीके से, ये देखो, ये है मानसिंह और ये है महाराणा प्रताप। ये हाथी के ऊपर उनके घोड़े ने, यहाँ ये हाथी का सर है, यहाँ पर पांव रख रखे हैं और ये उनके ऊपर मार रहे हैं महाराणा प्रताप। 1597 में महाराणा प्रताप अपने तीर कमान के साथ कुछ कर रहे थे, तो उनके पांव में एक कमान लग जाती है, तीर लग जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1597 को। कहाँ पर? चामुंड में। अब महाराणा प्रताप को बांडोली गांव जो है, जो चामुंड से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके किनारे पर, वहां पर एक नदी बहती है, उसके किनारे पर महाराणा प्रताप को दफना दिया जाता है। मतलब उनका जो अंतिम संस्कार है वो वहां पर किया जाता है। 8 पिलर की एक छतरी बनाई गई है उनके, जहां पर जिस जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया था वहां पर 8 पिलर की छतरी बनाई गई है। जब न्यूज पता चलती है महाराणा प्रताप की डेथ हो गई है, ये बात जब अकबर को पता चलती है, तो अकबर उस समय किस स्थिति में था उसको इंटरप्रेट किया है दुर्सा आडा ने। किसने किया है? दुर्सा आडा ने ये बात बोली थी अकबर ने, लेकिन उसको यहाँ समझाया गया है। देखो ये महाराणा प्रताप की जो बांडोली चामुंड में जो छतरी है वो ये रही, ठीक है। इसका अर्थ था जो अकबर ने बोली उसको दुर्सा आडा ने समझाया है कि राणा प्रताप, आप मतलब आपकी डेथ हो गई, आप एक ग्रेट एम्परर थे। जैसे उसको पता चलता है, अकबर अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ दबा लेता है और जोर से चिल्लाते हैं, और मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं कि आपने कभी भी अपनी जो पगड़ी है, आपने कभी भी, महाराणा प्रताप के लिए अकबर बोल रहे हैं कि आपने कभी भी अपनी पगड़ी किसी के पैरों में नहीं रखी। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो आप सच्चे अर्थों में सच्चे विनर आप ही हो। देखो 2 इंपॉर्टेंट नाम है। कर्नल जेम्स टोड ने, कोलोनेल कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को बोला था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ थर्मोपल्ली कौन है? हल्दी घाटी। और दिवेर को क्या बोला था? मेवाड़ का मैराथन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का मैराथन किसको बोला जाता है? दिवेर को। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसको बोला जाता है? हल्दी घाटी को। किसने बोला था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या बोला था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दिवेर को क्या बोला था? मेवाड़ का मैराथन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। अब हम देखेंगे रावचंद्र सेन को। देखो राजपूताना जो है वो कई भागों में बटा हुआ था। राजपूताना क्या है? वर्तमान का जो राजस्थान है वो प्राचीन समय में राजपूताना था। अलग अलग एरिया अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जिसको वर्तमान रूप में जब राजस्थान, जब हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ तो अलग अलग जो यहाँ की रियासतें थी वो मिलकर के वर्तमान का राजस्थान अस्तित्व में आया था। 7 चरणों में विलय होता है राजस्थान की अलग अलग रियासतों का, और उन 7 चरणों के बाद में 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो उस समय में जो मारवाड़ जो रियासत थी वहां पर राजा कौन थे? राठौड़ राजा थे। देखो आमेर में कछवाहा वंश ने शासन किया, मेवाड़ में गुहिल वंश की 2 शाखा थी, रावल शाखा और राणा शाखा। पहले रावल शाखा ने राज्य किया, फिर राणा शाखा ने राज्य किया, थी गुहिल वंश की 2 पार्ट। और अगर हम बात करें मारवाड़ की, बीकानेर की, मारवाड़ मतलब वर्तमान का जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ की, बीकानेर की, नागौर की, किशनगढ़ की, यहाँ पर राज्य किया राठौड़ों ने। और अगर अजमेर की अगर हम बात करें, रणथंबोर जो सवाई माधोपुर में है उस एरिया की बात करें तो वहाँ राज्य किया था चौहानों ने, ठीक है। और करौली की बात करें तो यादवों ने राज्य किया था, भरतपुर की बात करें तो वहाँ पर राज्य किया था जाटों ने। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज है। बूंदी की तरफ और कोटा की तरफ देखें तो हाड़ा लोग थे, और बूंदी में मीणाओं का राज था। सब
आमेर में जब कछवाहा वंश एस्टेब्लिश हुआ था ना, उससे पहले भी वहां भी मीणाओं का राज था। तो राव चंद्रसेन की बात कर लेते हैं। जोधपुर का राजा हुआ था राव चंद्रसेन, ठीक है। मालदेव का बेटा था राव मालदेव, जोधपुर का राजा हुआ था। मारवाड़ बोलते हैं उस समय। मारवाड़ का राजा मालदेव, मालदेव का बेटा चंद्रसेन। चंद्रसेन का शासनकाल रहा 1562 से 1581। अभी हम जब महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे ना, तो जिस चंद्रसेन की बात कर रहे थे कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप और मारवाड़ में राव चंद्रसेन, इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। मालदेव का बेटा था और उनकी रानी स्वरूप देवी का बेटा था। अब स्वरूप देव अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि चंद्रसेन को ही आप राजा बनाओ। मेवाड़ यहाँ गलत नाम दे रखा है, मारवाड़ जगह है ये। मारवाड़ का प्रिंस किसको बनाओ? चंद्रसेन को बनाओ। अब मालदेव जब मर जाता है तो चंद्रसेन राजा बन जाता है मारवाड़ का 31 दिसंबर 1562 को। यद्यपि वो अपने भाइयों में छोटा था, कौन? राव चंद्रसेन, लेकिन रानी का हुक्म था तो राजा ने माना। इस कारण से जो उनके बड़े भाई थे, किनके? राव चंद्रसेन के, वो उस समय चले जाते हैं, इस चीज से परेशान होते हैं और उनका बड़ा भाई राम चला जाता है अकबर के कोर्ट में और वहां पर जाकर के असिस्टेंस मांगता है रॉयल कि आप मुझे सहायता करो और मेरे भाई को वहां से हटाओ। अकबर तो यही चाहता था कि वो तो राजपूताना वाला एरिया जीतना चाहता था ना। उसने क्या किया? अकबर ने एक आर्मी भेजी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर, और जोधपुर के किले को अपने अंडर कर लिया 1564 AD में। अब मारवाड़ का जो रूलर था चंद्रसेन, वो वहां से भाग जाता है, जोधपुर को छोड़ देता है और भद्राजूण में चला जाता है 1570 के लगभग। देखो 1570 में अकबर ने क्या किया था? अकबर आया था राजस्थान की विजिट पे, नागौर में लगाता है अकबर दरबार। अब राजस्थान राजपूताना के कई राजा वहां जा जाके बैठ जाते अपने बेटों को लेकर के, सब वहीं बस अकबर महान कर करके वहां उसके जाकर के उस दरबार में चले जाते हैं। अब इस दरबार में जाने से एक बात क्लियर हो गई थी, जो दरबार में आया था मतलब वो राजा के साथ में है, अब जो दरबार में नहीं आया मतलब वो अकबर के साथ में नहीं है। अब ये जो राव चंद्रसेन है ना, वो बहुत परेशान हो जाता है। किस चीज से परेशान हो जाता है? कि अकबर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो राव चंद्रसेन भी जाता है कि चलो यार चलते हैं, लेकिन वहां पर जब जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसकी खासी इज्जत नहीं की जाती। मतलब वो तो देखता है कि अकबर जो है वो तो उसके भाइयों के प्रति ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो राव चंद्रसेन वापस आ जाता है। अब जोधपुर का राजा किसको नियुक्त कर दिया जाता है अकबर के द्वारा? बीकानेर का राजा था राय सिंह, बीकानेर का राजा राय सिंह, उसको नियुक्त कर देता है, उसको बना देता है। जोधपुर का भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? बीकानेर का राजा राय सिंह। जो चंद्रसेन है वो रेगुलर एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता है। लास्ट में 1581 में उनकी डेथ हो जाती है राव चंद्रसेन की। लेकिन देखो, भले ही उन्होंने कठिनता स्वीकार की, संघर्ष स्वीकार किया अपने जीवन में, लेकिन कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरगॉटन किंग के नाम से किसको जाना जाता है? फॉरगॉटन किंग मतलब भूला बिसरा राजा, तो राव चंद्रसेन को ही जाना जाता है। मेवाड़ का महाराणा प्रताप और मारवाड़ का राव चंद्रसेन, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। इसीलिए मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप है उसका पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? मारवाड़ के राव चंद्रसेन को। और अगर मारवाड़ का प्रताप बोला जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ का प्रताप कौन है, तो राव चंद्रसेन ही है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।